तो हम लोगों ने अब कलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और वो तीन प्रॉपर्टीज़ को डिस्टिंक्ट, ऑर्डर और वेल डिफाइंडनेस। तो अब हम लोग रेडी हैं सेट को समझने के लिए कि सेट क्या होता है। तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन ही है। ये एक ऐसा कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है और इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे एज वेल एज उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे उसके लिए जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। दैट मीन्स ऑर्डर इंडिपेंडेंट। ये तीनों एक कलेक्शन के लिए जब ये तीनों चीज़ ट्रू होती है तभी उसे सेट कह सकते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़ अगर उसमें ट्रू नहीं हुई तो फिर वो कलेक्शन तो होगा लेकिन उसे हम लोग सेट नहीं कह पाएंगे। तो हम लोग ने बोला एक सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट मीन्स अ सेट इज ए स्पेशल कलेक्शन। दैट मीन्स एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट द ऑपोजिट आर नॉट ट्रू। अगर कोई कलेक्शन है, अगर इन तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर वो फ्लक्चुएट कर रही है, अगर ट्रू नहीं है, तो वो कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। दैट मीन्स नॉट एवरी कलेक्शन इज अ सेट। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं डेफिनेशन के बाद। सो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या होगा? थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास और इन योर स्कूल। तो और दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ एप्स इंस्टॉल इन योर फ़ोन। और एक एग्जांपल है प्लेइंग 11 ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन वर्ल्ड कप फाइनल 2011। तो ये सारे तो कलेक्शन हैं। अगर आपको अगर डाउट है कि अगर ये सेट है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, वेल डिफाइंडनेस, डिस्टिंक्टनेस और ऑर्डर का इम्पोर्टेंस, वो आप लोग ये तीनों एग्जांपल्स के लिए चेक करते हैं। चेक करके देखते हैं कि ये सेट होता है कि नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये तीनों कलेक्शन वेल डिफाइंड है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स को कोई जानता है, तो जो लोग भी जानते हो, अगर आप सारे लोगों को अगर पूछिएगा कि सारे स्टूडेंट्स के अम, अगर आप कलेक्शन तैयार करते हैं सारे स्टूडेंट्स को लेके, तो उस कलेक्शन में कौन-कौन से स्टूडेंट हैं, अगर लोग पहचानते हैं, तो सारे लोगों का आंसर सेम ही होगा। इसमें कोई एम्बिग्यूइटी नहीं है। और ये सारे चीज़ क्लियर हो गया है जब यहाँ पर योर क्लास हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऐप्स इंस्टॉल्ड इन योर फ़ोन। अगर आपके फ़ोन में कौन-कौन से ऐप्स हैं, वो लोगों को अगर पता है, तो अगर किसी को भी पूछिएगा, उनके सारे का आंसर सेम ही होगा। एंड सिमिलरली अग अगर आप लोगों ने 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखा है, तो उस फाइनल में जो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे थे, दैट मीन्स द प्लेइंग 11, वो जिस किसी से भी आप पूछिएगा, तो उनका आंसर सेम ही होगा। सो बेसिकली इतने सारे जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दे दिया है, इंडियन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल इन 2011, ये सारी चीज़ें इस कलेक्शन को बहुत ही प्रिसाइज़ बना देती हैं, क्लियर बना देती हैं, ईज़ी टू अंडरस्टैंड और एम्बिग्यूइटी कुछ रहता ही नहीं है। तो ये तीनों एग्जांपल्स में क्या हुआ, ये तीनों एग्जांपल वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट चेक करते हैं दूसरा प्रॉपर्टी जो है डिस्टिंक्टनेस। इन कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं, वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हर स्टूडेंट एक दूसरे से अलग है, तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स होंगे, वो डिस्टिंक्ट है। कलेक्शन ऑफ ऐप्स, एक फ़ोन में एक ऐप एक ही बार इंस्टॉल हो सकता है। अगर आप फिर से इंस्टॉल कीजिएगा, रीइंस्टॉल करने के बाद वो पिछले ऐप को रिप्लेस कर देगा। लेकिन एक ऐप में 2 ऐप, सेम ऐप 2 बार इंस्टॉल नहीं हो सकता है। तो 2-2 अलग-अलग आइकन क्रिएट नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, इसके जो एलिमेंट्स हैं, मतलब इंडिविजुअल ऐप्स इन योर फ़ोन, वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। और जो वर्ल्ड कप 2011 में जो भी प्लेइंग 11 थी, वो हर प्लेयर एक दूसरे से अलग था। एक प्लेयर 2 बार उसी मैच में नहीं खेला है। सो यहाँ पर ऑल द आइटम्स इन these collections are distinct. And finally the last one जो है order independent. Similarly अगर collection of all students, अगर सारे स्टूडेंट्स के आपके क्लास का नाम लिखने कहा जाए, तो कौन सा आप नाम आगे लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। सिमिलरली अगर ऐप्स का कौन सा ऐप पहले इंस्टॉल कर रहे हैं, बाद में इंस्टॉल कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करेगा। और फाइनली अगर सिर्फ प्लेइंग 11 का नाम अगर पूछा जा रहा है, तो कौन से प्लेयर का नाम आप आगे बोल रहे हैं या बाद में बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं करेगा। सो यहाँ पर
ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है. सो दीज आर द आइटम्स इन दिस कलेक्शन आर ऑर्डर इंडिपेंडेंट. सो ये तीनों प्रॉपर्टी जब इन सारे कलेक्शंस के लिए एप्लीकेबल हो रही है तो ये सारे कलेक्शंस एक सेट है. अब कुछ और नेक्स्ट जानते हैं कि सेट तो हम लोग ने जान लिया, लेकिन सेट को हम लोग हमेशा वो बड़े लिस्ट के तरह नहीं लिखते हैं. अगर आपके क्लास के सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखना बोले, अब लोग एक बार लिख लिया एज अ सेट, लेकिन उसे बार बार अगर रेफ़र करना हो तो पूरा सेट नहीं लिखेंगे, उसे कुछ नाम दे देंगे और उसी नाम से हम लोग हमेशा उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. मैथमेटिक्स में सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे ए बी सी एट्सेट्रा. आप चाहें तो ये ए बी सी की जगह आप कुछ और लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डी ई एफ पी क्यू आर एस टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब आपके पास बहुत सारे सेट हो. आपके पास अगर 5-10 सेट हो तो आपने कुछ भी नाम दे दिया, ए बी सी पी क्यू ऐसा कुछ. लेकिन अगर आपके पास 100 सेट हो या 200 या 500 सेट, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स ही हैं फ्रॉम ए टू जी. उसके बाद हम क्या करेंगे? तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपके पास बहुत सारे सेट हैं तो आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लीजिए, मान लीजिए ए, और फिर उसके नीचे आप एक नंबर लिखिए, उसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं. तो आपके पास अगर 100 सेट हैं तो आप 100 सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहले सेट को आप लोगों ने लिखा A1, दूसरे सेट को A2. अल्टीमेटली जो फाइनल सेट है उसे आप लोग A100 लिख सकते हैं. अगर आप 500 सेट है सो A1 to A500. और ज़रूरी नहीं है कि आपको ए से ही लिखना है, ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है. अगर आप चाहें तो बी सी डी पी क्यू आर एस टी अगेन कुछ भी अल्फ़ाबेट लिख के उसके नीचे नंबर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, सेट को कैसे लिखा जाता है? सेट आप जब भी लिखेंगे तो उसे सेट के सारे एलिमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, जो कि दिखने में ऐसा रहता है. सो सेट के एलिमेंट्स आप जब लिखना शुरू करेंगे तो पैरेंथेसिस पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद सेट के एलिमेंट्स लिखिए वन बाय वन और उसे कॉमा से सेपरेट कीजिए, और फिर सेट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ आप इस पैरेंथेसिस से उसे क्लोज कर दीजिए. अब अगर किसी को पूछा जाए, एक सेट दिया हुआ है और आपको जानना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट उस सेट में है या नहीं, या फिर नहीं है, अगर ये आपको जानना है तो आप उसे कैसे लिख के आप बताइएगा. तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उसे इस सिंबल से लिखा जाता है. इस सिंबल को यूज़ करके कहा जाता है. इस सिंबल को इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू. और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में अगर नहीं है तो इस डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल को यूज़ किया जाता है. बेसिकली ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू सिंबल को लिख के, जो कि ई की तरह दिखता है, उसे बस स्लैश काट दिया जाता है. तो अब इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं. ओके, तो पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं. आप लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, साइंस ब्रांच के. अगर आप लोगों में से किसी को पूछा जाए कि प्योर साइंस के सब्जेक्ट कौन-कौन सा है, तो प्योर साइंस में हम लोग जानते हैं क्या-क्या सब्जेक्ट है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और भी कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होते हैं. लोकल लैंग्वेजेस लाइक बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, और इंग्लिश बेसिकली रहता है, पर अभी वो सब डिस्कशन में नहीं ला रहे. ये सभी कोर मान लीजिए सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी. तो अगर इसे हम लोग नाम देते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल लेटर में, तो इसे कैसे हम लोग लिखेंगे? ए इक्वल्स टू, अगर ये ए, इस सेट का नाम अगर हमें ए देना है तो हम लोग लिखेंगे ए इक्वल्स टू विद इन द पैरेंथेसिस ऑल दिस सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा. सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है. ये सेट है, तो सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो अगर कोई चाहे तो केमिस्ट्री पहले लिख सकता है, फिजिक्स बाद में, या फिर बायोलॉजी पहले लिख दिया, इट डजेंट मैटर. फाइनली ये सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा. अब अगर कोई आपको इंक्वायरी कर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लेके पूछ रहा है कि ये सब्जेक्ट इस सेट ए में, प्योर साइंस के सब्जेक्ट्स के सेट्स के अंदर में आ रहा है कि नहीं, तो वो हम लोग लिख के कैसे बताएंगे? अगर कोई पूछा फिजिक्स क्या सेट ए में बिलोंग करता है, जो कि है पहला सब्जेक्ट ही हम लोगों ने जो लिखा है. सो फिजिक्स, दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू दिस सेट ए. दिस मीन्स सेट ऑफ दिस प्योर साइंस सब्जेक्ट्स इन सीबीएसई क्लास 11. केमिस्ट्री, हाँ है, सेम.
मैथमेटिक्स बिलोंग्स टू ए, बायोलॉजी अगेन बिलोंग्स टू ए। पर जो सब सब्जेक्ट इस प्योर साइंस में बिलोंग नहीं करता है, हम लोग जो कि पीछे थोड़ा छोड़ आए हैं, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो इस सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हिस्ट्री बिलोंग्स लिख के काट देंगे, दैट मीन्स हिस्ट्री डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जियोग्राफी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह हम लोग बहुत और भी कुछ लिख सकते हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स इस सेट में नहीं है, वो लिख के हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल से लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर एक सेट लिया जाए, सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, अगर इसे बी नाम अगर हम लोग देना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लेट बी द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, देन बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मंथ्स क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हम लोग बी इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर है, वेयर ऑल द मंथ्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। यहाँ पर जगह कम थी, इसलिए मैंने डॉट 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 लिख दिया है, तो आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, डॉट डॉट सारे लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट, सिमिलरली अगर डेज इन अ वीक लेके अगर सेट बनाना है, अगर वो सेट सी है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं, अभी तक तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा था, अब मैथमेटिकल एग्जांपल कुछ डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए कि कलेक्शन, राइट द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके चलता जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें जो सेट लिखना है उसके अंदर वो सेट कैसा होगा, उसमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ही होंगे। सो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आप लोग चाहें तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1 हो सकता है, 3 4 1 2 3 3 4 1 2 5, सॉरी, इस किसी भी ऑर्डर पे आप लिख सकते हैं, ये सेम ही सेट रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, अगर किसी को बोला जाए राइट कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ABCDEF, अगेन द ऑर्डर डजेंट मैटर। नेक्स्ट, अगर हम लोग कंसिडर करें कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज इवन एंड पॉजिटिव 2 4 6 8 10 लाइक दिस, सो ये हो जाएगा, ये जो कलेक्शन हम लोगों ने लिखा है ये सेट हो जाएगा। ये चलता ही रहता है 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, तो हम लोगों ने सारा नहीं लिखा है, 2 4 6 के बाद डॉट 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 लिख दिया है, पैटर्न देख के ही समझ में आ रहा है। और हो सकता है ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स क्या है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। सो उसमें से पहला 4 विच प्राइम नंबर्स आर लेस देन 10, 2 3 5 7 दिस 4। सो ये सब सेट्स का एग्जाम्पल है। vowels in English language, A E I O U, divisors of 50, 1 2 5 10 25 50, ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, natural numbers less than 6 are 1 2 3 4 5, take their square, so 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25। so इस नंबर्स को कलेक्ट करके हम लोगों ने ऐसा सेट लिख दिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर हम लोग कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इन मैथमेटिक्स इस तरह से अगर फॉर्म करते हैं तो वो सेट होगा। तो ये देखिए हम लोगों ने कैसे तैयार किया है। इसके सारे लेटर्स को लेने हैं। सो मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेटर क्या है, एम, हम लोगों ने वहाँ लिस्ट किया है, ए टी एच ई, उसके बाद एम है। तो हम लोग कलेक्शन ऐसा बना रहे हैं ताकि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट ना हो। तो सिंस यहाँ पर एम पहले से ही प्रेजेंट है, हम लोगों ने फिर से एम नहीं लिखा है। नेक्स्ट है ए, पहले से ही ए प्रेजेंट है इसलिए हम लोगों ने ए नहीं लिखा है। सेम फॉर टी, आई पहली बार आया है तो हम लोगों ने आई लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर एस लिखा है। तो ये जो कलेक्शन है यहाँ सारे ये वेल डिफाइंड है, मैथमेटिक्स के वर्ड्स हैं सारे, मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रिपीट नहीं हुआ है और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। अगर आप आगे पीछे भी लिखें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो फिर ये सेट नहीं होता। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है उसे कहते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का मीनिंग होता है लिस्ट। अभी आप लोग देखिए हम लोग ने जितना भी सेट लिखा वो रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने सारे एक लिस्ट की तरह लिखा है, राइट। हर एक एलिमेंट्स का नाम लिखा है कॉमा से सेपरेट करके, लाइक ए लिस्ट, राइट। सो ऑल द एग्जांपल्स डिस्कस सो फार वाज एक्चुअली इन रोस्टर फॉर्म। एग्जांपल्स
हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये जितने भी सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है ये सारे ऐसे लिस्ट थे, इसलिए ये सारे रोस्टर फॉर्म में थे। दूसरा तरीका जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है वो जानते हैं, दूसरे तरीके को बोलते हैं राइटिंग अ सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? बेसिकली एक सेट को बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट्स प्रॉपर्टी लिखा जाता है। तो और लिखते वक्त हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं जो कि आइदर देखने में ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है, और इसे कहता है, प्रोनाउंस किया जाता है सच दैट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इन्हीं एग्जांपल्स को ले लिया जाए, मान लीजिए कि एक सेट लिखा हुआ है विच इज़ सेट ऑफ वाइल्स राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसे लिस्ट फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें सो हमें बेस्ड ऑन इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। तो इसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? पहले तो सेट की तरह ही लिखेंगे, दो पैरेंथेसिस के बीच में। कैसे लिखते हैं? दैट दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट्स x such that the symbols mean such that x is a vowel in the English language. So इसके जो एलिमेंट्स है उसका हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिख दिया। प्रॉपर्टी क्या है उस एलिमेंट्स का? वो इंग्लिश लैंग्वेज के वावेल्स हैं। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पर इस सेट 2 3 5 7 एंड सो ऑन, दिस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि सारे एलिमेंट्स एक्चुअली प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दैट x, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। सिमिलरली थर्ड का होगा क्या? हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में ही देखा है। हेयर इन सारे नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है एलिमेंट्स की? कि ये डिवाइजर ऑफ 50 है। एंड फाइनली ये जो 2 4 6 है, दीज आर ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब हम लोगों ने सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को जान लिया है। थोड़ी मजाकिया तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है। मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, टीचर आते हैं सुबह सुबह और टीचर आके आप लोगों को विश करते हैं। अब वो दो तरीके से विश कर सकते हैं। पहला तरीका है, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, वो हर एक स्टूडेंट के पास जाके बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग रोहन, गुड मॉर्निंग निशा, ऐसे करके 50 बार उन्हें बोलना पड़ेगा। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर वो क्लास में आते हैं, उन्हें सारे स्टूडेंट्स को कहने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जनरली हम लोग को साथ होता है। वो टीचर क्लास को अगर गुड मॉर्निंग विश करना है सारे स्टूडेंट्स को, तो वो एक बार में ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग क्लास। दैट मीन्स उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया जा चुका है। तो इन दोनों में से बताइए कौन सा प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट है? सेकेंड वाला। इसीलिए हम लोग मैथमेटिक्स में ये सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे रादर देन रोस्टर फॉर्म फ्यूचर में। सो set builder form is better when the class size is big. In mathematics, when the number of elements are a huge number, then we should always use set builder form to represent the set. तो अब क्या है, कुछ कुछ जो सेट है वो पहले से ही हमारे लिए बहुत ही हमारा जान पहचान बहुत ज़्यादा है उन सेट्स के साथ। वही हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो सेट हैं। तो डिस्कस करते हैं पहले कौन से सिंबल या नोटेशन से कैसे उन सेट्स को लिखा जाता है। तो अगर आप जब भी मैथमेटिक्स में फ्यूचर में आप देखिएगा कि ऐसा एक लेटर लिखा हुआ है पी, जो कि सिंपल पी नहीं है पर डबल लाइंस दिए हुए हैं इस तरह के, तो वो एक सेट डिनोट करता है, स्पेशल सेट। और वो स्पेशल सेट क्या है? वो स्पेशल सेट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जो कि सेट देखने में ऐसा होगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर एक सिंबल ऐसा देखने को मिले, ये रिप्रेजेंट करता है set of natural numbers. P for prime, that's why we write this letter P, and N for natural. So this will represent the set of all natural numbers, which is 1 2 3 4 5 and so on. It will keep going. W whole starts with the letter W, so that will represent the set of whole numbers 0 1 2 and so on. Z, there is no explanation for that why this is selected as set of integers, but whenever you are going to see Z, then it will represent set of integers. So set of integers कैसा दिखेगा? ये काइंड ऑफ इनफाइनाइट सेट होगा, इसमें अनगिनत नंबर रहेंगे। वो दिखने में कैसे होंगे? और जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो सेट कंटेन करेगा 0 1 2 3 4। सिमिलरली all the negative minus negatives like -1 -2 -3 and so on.
अगेन नो एक्सप्लेनेशन वाई क्यू. सो जब भी आप क्यू देखिएगा ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर क्या है? जो भी नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उसे रैशनल नंबर्स कहते हैं. वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. अगर q जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या है? हाफ, 3/4, 5/3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जिस नंबर को भी हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे. I stands for set of all irrational numbers. पता नहीं क्यों नाम दिया गया है, ये ज़्यादा irrational लग रहा है ये नाम. Q, rational R, Q, it makes more sense. Irrational I, whatever, but the name is set of irrational numbers. irrational numbers क्या है? जो भी नंबर ठीक इसका उल्टा होगा rational numbers के, जिसे p by q फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल पाई, 3.14 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाता है. हम लोग इसे नहीं लिख पाएंगे p by q फॉर्म में. e स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज़ लाइक 1.414 समथिंग. सो ये सारे हो गए इरेशनल नंबर्स. जब सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर सारे को एक साथ अगर इकट्ठा कर लें तो जो सेट ऑफ नंबर्स तैयार होते हैं उसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ये सारे दो सेटों का कॉम्बिनेशन है. और फाइनली इसे हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे. ये इसे कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है. इसे फ्यूचर में पढ़ेंगे. ये दिखने में रहता है दिखने में लगता है a प्लस आई बी फॉर्म में, वेयर i इज स्क्वायर रूट ऑफ -1. अभी डिस्कस नहीं करते, फ्यूचर में करेंगे इसे. ओके, इसके बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग इंटरवल्स बोलेंगे. और उसका नोटेशंस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग चलिए देखते हैं. तो मान लीजिए a और b दो रियल नंबर्स हैं. तो अगर हम लोग एक a और b को यूज़ करके अगर एक इंटरवल लिखते हैं तो वो इंटरवल अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, वेयर फर्स्ट पैरेंथेसिस a कॉमा b, तो ये एक सेट रिप्रेजेंट करेगा. बट बी केयरफुल, यहाँ हम लोगों ने वो कर्ली पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया है. अगर हम लोग लिखते हैं कर्ली पैरेंथेसिस a कॉमा b, वो भी एक सेट होता, लेकिन उस सेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट होते हैं a और b. जब भी हम लोग ऐसे फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं a कॉमा b, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर बिटवीन a एंड b. मान लीजिए a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है. सो ओपन इंटरवल, बाद में बोलता हूँ ओपन क्या है, इसे ओपन इंटरवल कहते हैं. सो ये ओपन इंटरवल 0,1 का मतलब होता है ऑल कलेक्शन ऑफ और द सेट ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1. उसके अंदर सारे नंबर्स रहेंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 जो भी है, और बहुत ही इन्फाइनाइट नंबर पॉइंट्स रहेंगे क्योंकि 0.1, 0.2 के अंदर भी बहुत सारे नंबर हैं. तो सारे नंबर्स का कलेक्शन जो कि हम लोग लिस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा. तो इसे ओपन इंटरवल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें a और b इंक्लूडेड नहीं है. आप अगर रियल लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स अगर ले लेते हैं, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, और आपके जो सेट है, ठीक है, उसके बाउंड्रीज ही नहीं है उस सेट के अंदर, a और b एक्सक्लूडेड है. अगर बाउंड्रीज नहीं है सो इट्स लाइक ए ओपन फील्ड, राइट. सो इसीलिए इसे कहा जाता है ओपन इंटरवल. इसका एक इस इंटरवल का एक और वेरिएशन है. अगर दोनों अगर बाउंड्रीज नहीं था पिछले वाले में, तो अगर हम लोग बाउंड्रीज इंक्लूड कर दें उस सेट में a और b, तो उसे क्लोज इंटरवल कहा जाएगा क्योंकि सर इसमें बाउंड्रीज हैं. सो इसे लिखा जाएगा इस पैरेंथेसिस के अंदर a, b. इसका मतलब है a और b के अंदर जितने भी, ये एक ऐसा सेट रिप्रेजेंट करता है जो विच कंटेन्स all the numbers between a and b as well as the numbers a and b as well. इसे क्लोज्ड कहा जाएगा क्योंकि इसके बाउंड्रीज इसके अंदर है, ये a और b बाउंड्री को इंक्लूड कर रहा है. इसका और एक वेरिएशन है इस तरह के इंटरवल का, जहाँ ये पहला वाला एग्जांपल था जहाँ दोनों ये पूरा ही ओपन इंटरवल था, दूसरा वाला पूरा ही क्लोज, दोनों बाउंड्रीज थे. तीसरा जो एग्जांपल है, एक तरफ बाउंड्री ओपन है, दूसरी तरफ क्लोज्ड है. सो यहाँ पर इस ये बाएं तरफ अगर ये ओपन पैरेंथेसिस है, इसका मतलब क्या है कि a इंक्लूडेड नहीं है और b इंक्लूडेड है. तो ये सेट क्या होगा? इट कंटेन्स ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b ओनली, नॉट a. सो ये एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बंद है, तो इसे हाफ ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं या फिर हाफ क्लोज इंटरवल भी कह सकते हैं. इसका फाइनल वेरिएशन, अगर लेफ्ट साइड से क्लोज्ड है और राइट साइड से ओपन है, तो ये सेट a इंक्लूड, इस सेट में a इंक्लूडेड रहेगा.
बी इंक्लूडेड नहीं होगा। सो ये भी एक हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज इंटरवल है। और एक तरह का इंटरवल हम लोग बहुत पढ़ेंगे, जैसे कि ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू बी। सो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखिए कि हम लोग ने जो लिखा है, जब भी हम लोग इन्फिनिटी लिख रहे हैं किसी इंटरवल में, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी, जिस तरफ हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी वो हमेशा ओपन रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो उसे हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। हमें मालूम ही नहीं है कि वो नंबर क्या है, कितना बड़ा है। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, बी एक नंबर है, सो माइनस इन्फिनिटी टू बी मीन्स ऑल द नंबर्स which is less than b are included in this set, that means in this interval. और एक वेरिएशन होगा, हम लोगों ने दाहिने तरफ से ओपन लिया था, दाहिने तरफ से क्लोज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ सेट विच विल कंटेन ऑल द नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू बी। इसका और एक वेरिएशन हम लोग ले सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी था, राइट साइड एक फाइनाइट नंबर था, इसे अगर उल्टा कर दें, ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी, सो दैट दिस इज अ सेट विच विल कंटेन all the numbers greater than a. Similarly for a closed and infinity open, so that will contain all the numbers greater than equals to a. So अब हम लोगों ने देख लिया कि इंटरवल्स क्या होते हैं। अब हम लोगों ने जो दो फॉर्म पढ़े थे सेट्स लिखने के, एक था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक सेट को। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फेवरेट सेट बिल्डर फॉर्म से, और पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको सेट दिया गया है, दिस इज अ सेट विथ एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन इवन नंबर एंड x is between 2 and 10 with equals to sign, that means x can take value 2 and 10 as well. अगर इसे रोस्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, लिस्ट फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विद इन पैरेंथेसिस हम लोगों ने जितने भी सारे एलिमेंट्स है वो लिख देना है बाय सेपरेटिंग इट बाय कॉमास। सो 2 से 10 के बीच में इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 10, उसे हम लोग ने कॉमा में सेपरेट करके दो पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया है। सिमिलरली अगर हमें एक और एग्जांपल दिया जाए, सेट x सेट विद एलिमेंट्स x सच दैट x इज एन ऑड नंबर बिटवीन 1 and 9 इंक्लूडिंग 1 and 9 एज वेल, सो वो क्या होगा 1 3 5 7 9। अब जब हम लोग ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आप लोग डिक्रीजिंग या कुछ भी आगे कुछ भी बाद में लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट है एक एग्जांपल, दिस कंटेन्स एलिमेंट्स x सच दैट x इज अ वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा, वो सेट देखने में वैसा होगा। अगेन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10, अगर हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था, डिस्कस किया था 2 3 5 7। नेक्स्ट एग्जांपल, x इज एन इवन नंबर बिटवीन 1 and 10, any even number between 1 and 10 is are 2 4 6 8। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए आप लोगों को एक सेट दिया गया है ए बी सी डी ई, सो कहा जा रहा है आप एक ऐसा सेट लिखिए जो इस सेट के अंदर प्रेजेंट कॉन्सोनेंट से बना हुआ है। सो इस सेट्स में कॉन्सोनेंट क्या है, ए और ई तो भावेल है, सो कॉन्सोनेंट्स होंगे बी सी डी। सो बी सी डी आप कलेक्ट करके एक लिस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट हो जाएगा इन रोस्टर फॉर्म which is equivalent to this set. Next example, in set builder form it is given that x is the square of one digit natural number. One digit natural numbers क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप जब उनका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करके अप टू 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। सो ये सेट होगा इन रोस्टर फॉर्म दिस। ओके, अब नेक्स्ट ठीक इसका उल्टा करेंगे, अगर हमें एक सेट रोस्टर फॉर्म में दिया गया है तो फिर उसे हम लोग देखते हैं कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए। सो मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सेट। सो क्या आप इस सेट को पहचान सकते हैं, आप लोगों ने पहले ही देखा है, ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। तो अगर इसे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका है पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे दिस सेट इज with elements x such that x is a natural number, right? आप चाहें तो इसे शॉर्टकट में मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं,
इसे अलग तरीके से कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to n where n is set of natural numbers. नेक्स्ट अगर आपको इस तरह का सेट दिया गया है, सो जनरली आप अगर आप रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये किसी क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर इसके जो एलिमेंट्स हैं या फिर कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगर एग्जांपल देखते हैं तो ये देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस पहले एलिमेंट को हम लोग 1 by 1 लिख ही सकते हैं। सो हर एक एलिमेंट एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर सेम है 1 और डिनोमिनेटर भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है, पहला वाला जो है 1/1, दूसरा वाला 1/3, तीसरा एलिमेंट का डिनोमिनेटर है 5, चौथे का 7। सो ये एक 2n-1 पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। 1 कैन बी रिटन एज 2-1, 2 कैन बी रिटन एज 4-1, दैट इज 2 into 2-1, 5 can be written as 2 into 3-1. So the pattern of the denominator is 2n-1, where n starts from 1 and keeps going. That means n is a natural number. So यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, this is a set with elements x such that x equals to 1/2n-1. See, the numerator is common for all the elements and the denominator has of the form 2n-1 where n is a natural number. Next example, अगर ये दिया हुआ है, again try to find some pattern. This is again each element is a fraction where the numerator is 1, 2, 3, 4, right? So the numerator is connected to the number of terms, right? First term is the numerator of the first element is 1, numerator of the second element is 2, third element is 3 and so on. And the denominator is nothing but, denominator क्या है, जो numerator है उससे एक ज़्यादा है। तो इसका फॉर्म क्या है, हम लोग लिख सकते हैं n divided by n+1 where n is a set of, n belongs to set of natural numbers. नेक्स्ट ये अगर एग्जांपल है, सो इसका पैटर्न क्या है, पहला एलिमेंट क्या है 2 to the power 1, दूसरा एलिमेंट 4, दैट मीन्स 2 स्क्वायर, थर्ड एलिमेंट 2 क्यूब 8, फोर्थ एलिमेंट 16, 2 to the power 4, राइट। सो इसका पैटर्न है 2 to the power n where n is a natural number, राइट। फाइनल एग्जांपल अगर ये है, इसका भी पैटर्न देखिए, इसके साथ मैच कर रहा है। सो ये हर एक एलिमेंट एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर इस तरीका का है 1, 2, 3, 4, राइट। सो हम लोगों ने देखा है कि अगर ऐसा हुआ सो न्यूमरेटर को हम लोग n लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर क्या है, इट इज़ अगेन जस्ट लाइक दिस 2, 4, 8, 16। इन दिस केस इट इज़ पावर ऑफ 5 समहाउ। सो पहला वाला एलिमेंट 5 to the power 1, दूसरा एलिमेंट 5 to the power 2, 5 to the power 3। सो इसका पैटर्न क्या है, ये इस सेट का हर एक एलिमेंट है n divided by 5 to the power n where n is a natural number. So ये हमारा लेक्चर 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। लेक्चर 2 में आगे हम लोग और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, टिल देन टेक केयर।